Hello everyone, welcome to EduChats. So after a short gap, we are with another session of psychology. So we are starting the next unit, unit number 3 for SSB lecturer recruitment. This class is also beneficial for UGC NET December 2023. So topic of today's discussion is relation between education and psychology and growth and development. We are going to discuss both of them. So this is our lecture number 17. So let us start without wasting time. So what is psychology first? The word psychology is derived from two Greek words. ये दो शब्दों से आए हैं, ठीक है, दो ग्रीक शब्द से आए हैं. साइकोलॉजी मनोविज्ञान, एक होता है साइकी मीन्स सोल, लोगस मीन्स स्टडी. इसका मतलब साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का अध्ययन. द वर्ड हैज इवॉल्व्ड थ्रू मेनी फेजेस एंड चेंज इट्स मीनिंग. समय के साथ ही साथ इसका जो मतलब है ये भी बदल चुका है. सबसे पहले इसको कहा जाता था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल और स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन. प्लेटो, एरिस्टोटल जो कि फिलोसोफर ने कहा था. यानी कि देखिए, फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट. फिलोसफी ने ही सारे सब्जेक्ट्स को जन्म दिया है. इसका मतलब है फिलोसफी ही पहले सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके बाद में ये साइकोलॉजी, एजुकेशन ये सब बने. तो पहले फिलोसोफर ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया कि एक सोल का अध्ययन है. उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ बदल गया. इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ माइंड, इमैनुअल कैंथ ने कहा. फिर समय के साथ ही साथ उसके बाद कुछ और फिलोसोफर या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा इट इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो आपका चेतना होता है, ठीक है, जो आप मतलब अभी कॉन्शियस हो, आप जानते हो, आपके चेतन में ये है, ठीक है. तो ये कॉन्शियसनेस है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था, ठीक है. उसके बाद अभी जो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर और स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि जेबी वॉटसन ने कहा था एंड ही इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है. तो ये मीनिंग जैसे चेंज हो गया वैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है उसको भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है. देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे एजुकेशनल वर्ड आ गया, एजुकेशनल आ गया, तो फिर बगल में जो भी हो, एजुकेशन का मतलब हो जाता है, एजुकेशनल का मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अगर हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो एजुकेशनल बन जाता है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है, मनोविज्ञान के बहुत सारे नियम हैं जिसको हम शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करते हैं उसको, ताकि हम हमारे जो शिक्षा में जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें और अच्छी तरीके से एजुकेशनल फील्ड को समझ सकें, ठीक है. सो साइकोलॉजी हेल्प्स इन एजुकेशन टू सेट एजुकेशनल एम्स बाय गिविंग इनसाइट इनटू चाइल्ड्स एटीट्यूड, आइडिया, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड इमोशन, ठीक है. मतलब साइकोलॉजी मदद करता है एजुकेशन को, ताकि हम बच्चे के एटीट्यूड, बच्चे के आइडियाज, बच्चे के एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इमोशन, ये सारी चीज़ों को समझे. उनका व्यवहार क्या है, उनका थिंकिंग क्या है, उनका सोच क्या है, उनको किस चीज़ में दिलचस्पी है, इन सबको समझ के आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन को यही हेल्प करता है. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाइल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी अगर एक मतलब इंसान का जो व्यवहार है उसको अगर अध्ययन करता है तो एजुकेशन उसे मॉडिफाई करता है, उसे बदलता है. तो देखा जाए तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हम मानते हैं विल्हेम वुंट को, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है. उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाया था लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, जो कि 1879 में. देखिए, जो भी फादर माने जाते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो विलियम वुंट का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने सबसे पहला लैबोरेटरी बनाया है लिप्जिग यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि जर्मनी में है, ठीक है. वैसे अगर देखा जाए फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दिया था, ठीक है. सो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक डेफिनेशन है जो कि वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है. वुडवर्थ ने कहा साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स माइंड, देन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट. वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपना सोल, आत्मा जो है, उसको खोया, फिर उसका दिमाग खोया, माइंड खो दिया, उसके बाद उन्होंने चेतना यानी कॉन्शियसनेस खो दिया, उसके बाद अभी हमारे पास कुछ व्यवहार जो है उसका जो होता है बिहेवियर, कुछ हमारे पास बचा हुआ है. ये डेफिनेशन उनके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर आधारित है. यानी साइकोलॉजी पहले स्टडी ऑफ सोल था,
उसको हरा दिया, फिर माइंड था उसको हरा दिया, फिर कॉन्शियसनेस था उसको हरा दिया, अब बिहेवियर है, तो सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। आप ऐसे डेफिनेशन से ही याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और एजुकेशन में रिलेशन क्या है। देखिए जो सारी चीजें ना अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा थ्योरी, ठीक है, टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, मेजरमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है, साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये बस आपको मतलब ध्यान में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें है नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे एक ही क्लास में, इसलिए मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए, एक ही क्लास में आपका कवर हो जाए, ओके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम आपके क्वेश्चन को वेट करेंगे। एक तो आप हमारे टेलीग्राम में भी बोल सकते हो क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ ही साथ कॉमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। So, psychology is the study of human behavior while education is the process of modifying human behavior. Already मैंने कहा था कि साइकोलॉजी अगर इंसान का जो व्यवहार है उसको अध्ययन करता है तो शिक्षा उसे बदलता है, ठीक है। साइकोलॉजी हेल्प्स एजुकेटर्स टू सेट एजुकेशनल एम्स बाय गिविंग इनसाइट इनटू चाइल्ड्स एटीट्यूड, आइडिया, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। साइकोलॉजी मदद करता है सभी टीचर्स का, सभी एडुकेटर्स का, ताकि वो जो शिक्षा का लक्ष्य होता है, एजुकेशनल एम है, उसको बना सके, क्योंकि साइकोलॉजी हमें ऑलरेडी बच्चे के एटीट्यूड के बारे में, आइडियाज के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में बता देता है। देखिए हम जो भी एजुकेशनल एम रखेंगे या फिर शिक्षा का जो भी लक्ष्य रहेगा वो हमेशा बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसलिए साइकोलॉजी बच्चे को हमें मतलब समझने में मदद करता है और वो मदद करता है हमें एम्स डिसाइड करने के लिए। It helps teacher to understand the learner, learning process, learning environment, etc. ये एक टीचर को मदद करता है ताकि वो अपने विद्यार्थी को समझ सके, शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको समझ सके, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझने भी साइकोलॉजी मदद करता है। It helps in framing proper curriculum for the students according to their needs, interests and abilities. एक अच्छा करिकुलम बनाने के लिए, एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाने के लिए भी साइकोलॉजी मदद करता है, ताकि स्टूडेंट्स का जो नीड है, उनका जो नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी, यानी कि उनके हुनर के हिसाब से, उनके इच्छा के अनुसार और उनके ज़रूरतों के अनुसार अगर हम उन्हें पढ़ाते हैं तो फिर उनका जो करिकुलम होगा वो एक प्रॉपर करिकुलम कहलाएगा। और उसमें बच्चा हमेशा की तरह, जैसे हम मानते हैं ना कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड भी होगा, उसमें ज़्यादातर आउटपुट जो होगा वो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड इंटरेस्टिंग क्लासरूम। साइकोलॉजी मदद करता है बहुत सारे टीचिंग मेथोडोलॉजी क्रिएट करने में, यानी कि किस प्रक्रिया में, किस पद्धति में हम उन्हें पढ़ाएं ताकि एक अच्छा सा इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ पे किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सभी बच्चे पढ़ पाएंगे इक्वली, और हमारा जो क्लासरूम होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, इंटरेस्टिंग होगा। It introduces new theories to the development of education. बहुत सारे थ्योरी को इंट्रोड्यूस करता है ताकि हम शिक्षा में उसको अप्लाई कर सके, ताकि इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ये है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अब देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपने बहुत ही बार इसको पढ़ा होगा और ऑलमोस्ट आप सभी ने पढ़ लिया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। फिर भी हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम ग्रोथ को डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को ग्रोथ कहीं पे भी कैसे भी यूज कर लेते हैं। एक्चुअली दे आर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट, ये आपको भी पता है। ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है, डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, ठीक है। ग्रोथ मतलब जो विजिबल होता है, डेवलपमेंट मतलब जो सिर्फ विजिबल नहीं होता है, कुछ इनविजिबल भी होते हैं। ग्रोथ का मतलब क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटेटिव होता है। ये सारी चीजें हमें पता है, फिर भी एक बार हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम से पहले क्लियर होना है कॉन्सेप्ट को। देखिए, ग्रोथ इन्वॉल्व्स चेंजेस इन बॉडी पोर्शन। बॉडी पोर्शन में जो डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। एज वेल एज इन द ओवरऑल स्टैच्यूर एंड वेट, ठीक है। स्टैच्यूर मतलब आपका बॉडी का जो पूरा का पूरा शेप है, पूरा का पूरा वेट है, जो भी नोज अच्छे से लेकर के आपके उंगली तक, ये सारा कुछ जो है बॉडी प्रोपोर्शन में अगर बदलाव आते हैं, स्टैच्यूर और वेट में अगर बदलाव आते हैं, उसको हम इसको ग्रोथ कहते हैं। द टर्म ग्रोथ दस इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन। बॉडीली डायमेंशन का मतलब सिर्फ आउटर बॉडी नहीं होता है, इनर बॉडी भी होता है। हड्डी पसली जो भी ग्रो कर रहा है इसको हम ग्रोथ कहते हैं। बट द रेट ऑफ ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर।
देखिए आपका जो हेड या फिर ब्रेन का डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना हाथ पैर का हो रहा है, ठीक है। हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबा होते चलेंगे, बढ़ेंगे, और लेकिन ब्रेन जो है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब हर एक पार्ट का अपना अपना एक पेस होता है, अपना अपना रेट ऑफ ग्रोथ होता है जैसे वो ग्रो करता है। यानी ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव विच इज मेजरेबल, it reflects that growth involves the changes in your body proportion, stature, weight, body dimension and body parts, ठीक है। बॉडी पार्ट्स का जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, वो दिखाई देता है, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल आप ये कह सकते हो। डेवलपमेंट बाय कॉन्ट्रास्ट, इसका उल्टा है, डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विथ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ के साथ ही साथ चलता रहता है, लेकिन यहां पे एक चीज आप याद रखोगे कि ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, ग्रोथ एक जगह पे आके ये अटक जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ ही अटक जाएगा। मैच्योरिटी क्या होता है कि आपका हाइट जो है, आपका हाइट 21 साल तक जो है ना वो ज्यादातर बढ़ता रहता है, अब 25 साल तक तो लास्ट ही हो जाता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। यानी कि यू हैव अटेन्ड द मैक्सिमम हाइट एंड दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। हर एक चीज का जो ग्रोथ का मैक्सिमम हाइट जो होता है या फिर मैक्सिमम जो लिमिट होता है वहां तक अगर पहुंच गया उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी हो गया, आपका सोशल मैच्योरिटी हो गया, आपका फिजिकल मैच्योरिटी हो गया, ये सारा का सारा चीज जो है ना, ये मैच्योरिटी का मतलब होता है एपेक्स। हर एक चीज का जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाने के बाद ये अभी बढ़ेगा नहीं। जैसे कि जो कि मतलब 21 साल आप सभी को आपने क्रॉस कर लिया है तो आपको पता ही होगा कि इसके बाद हाइट का कोई बढ़ाव नहीं होता है, ठीक है। यहां तक आपने जो ग्रो कर लिया, अब ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैच्योरिटी का मतलब ये है ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरिटी बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच कंटिन्यूज फ्रॉम द मदर्स वूम टू टर्म, मतलब जन्म से पहले से स्टार्ट करके आपका जर्नी एंड यानी कि मरने तक डेवलपमेंट चलता रहता है। इट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस व्हिच इज साइमल्टेनियसली टेकन विथ क्वांटिटेटिव चेंजेस। ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, यानी कि ग्रोथ जो है ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट व्हिच इंक्लूड्स ग्रोथ। डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, उसके अंडर में आता है ग्रोथ। तो जब ग्रोथ की बात करें सिर्फ ग्रोथ होता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी होता है, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। ऑर्डरली चेंज होता है डेवलपमेंट में, जैसे कि पहले आपने 1 2 3 4 सीखा, उसके बाद डबल डिजिट सीखा, उसके बाद मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सीखा, उसके बाद आपने एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आपने किया, ठीक है। ये एक ऑर्डर वे में होता है, कोहेरेंट चेंजेस आते हैं। प्रोग्रेसिव, यहाँ पे प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इट इज डिरेक्शनल, दे लीड फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड। ये हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ योर कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपके दिमागी जो हालत है या फिर जो आपका मानसिक स्तर में जो विकास होता है, इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हो। इसमें ये आगे बढ़ता है, हमेशा पीछे नहीं आता है, ठीक है। Orderly and coherent suggests that there is a definite relationship between the changes taking place and those that precede or will follow them. इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आगे जो बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डेवलपमेंट हमेशा आगे बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं आएगा। जैसे कि आपने धीरे धीरे कंप्यूटर सीख लिया, तो अभी कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट हो गए, गाड़ी चलाना सीख गए, अभी एक्सपर्ट हो गए। तो ये डेवलपमेंट हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये भी आपने पढ़ा होगा, बस हम डिस्कस करेंगे ओवरऑली, जिसको डाउट होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने कहा इट विल कंटिन्यू, द डेवलपमेंट विल कंटिन्यू फ्रॉम मदर्स वूम टू टर्म, यानी कि आपके जो गर्भ से लेकर के आपके मृत्यु तक ये आपके साथ रहेगा, वूम टू टर्म, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ पे मैं बस हिंट के साथ लिख रहा हूँ, आपको आसानी हो जाए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है ना, बॉडी का हर एक पार्ट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है पार्ट्स में। यानी कि मैंने बताया जैसे हाथ और पैर जल्दी बढ़ते हैं, जबकि आपका जो ब्रेन है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, या फिर आपका जो कान है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, नाक है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मतलब जितना है हाथ पैर बढ़ता है वो उतना नहीं बढ़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंस,
हर एक व्यक्ति जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ समान प्रकार से ग्रो नहीं कर सकता है या फिर डेवलप नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर एजुकेशन की बात करें, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मैथ्स करने में मतलब 2 घंटे में अपना सारा का सारा मैथ्स कंप्लीट कर सकता है, तो किसी को एक दिन भी लग सकता है। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल और नॉट सिमिलर टू एवरीवन और इन केस ऑफ एवरीवन, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, देखिए यहाँ पे लिखा था लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्मिटी रहेगा। इसका मतलब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट में हर समान प्रकार का डेवलपमेंट नहीं आएगा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न मतलब पैटर्न जो है या फिर जो मतलब डेवलपमेंटल पैटर्न है ये दुनिया भर में समान ही है। जैसे कि बच्चा जब बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन एट 2 years, देन 4 years, देन 6 years, देन 8 years, देन 10 years, मतलब जो चीज़ें जहाँ पे होना चाहिए वो होगा। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेगा तो रोएगा, 2 साल के उम्र में वो मतलब क्रॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखेगा, 4 साल की उम्र में वो स्कूल जाएगा, दूसरों के साथ दोस्ती बनाएगा, 6 साल में वो दोस्त बना लेता है अपने किसी भी जेंडर का, धीरे धीरे वो यहाँ पे ग्रुप में एक्टिविटी में काम करता है। आगे देखेंगे कहाँ पे कौन से स्टेज में क्या करता है। इसका मतलब है दुनिया भर में ये समान है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि 2 साल का बच्चा अभी दौड़ने लग रहा है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इट फॉलोज ए यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। उसका पैटर्न सेम ही है, उसका फिक्स्ड है कि इस उम्र में वो बात करेगा, इस उम्र में उसका दांत आएगा, इस उम्र में वो टॉयलेट हैबिट सीखेगा। तो ये सब कुछ फिक्स्ड होता है, यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब पहले बच्चा जब काम करता है ना, कोई भी काम करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ जब छोटा है तो कोई भी चीज़ वो अगर लाने की कोशिश करता है, कोई डॉल है सामने तो वो अपना पूरा का पूरा बॉडी लेके जाएगा उसके पास, हाथ पैर सबको बढ़ाएगा ताकि वो उसको ग्रास्प कर सके, उसको पकड़ सके, फिर उसको मुंह में डाल देगा। इसका मतलब वो जनरल एक्टिविटी कर रहा था, मतलब जब भी काम करता था अपना सारा का सारा बॉडी जो है वो लेके उसके पास चला जाता था। लेकिन जब तक ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो डेफिनेटली जब वो धीरे धीरे अपना एज बढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यह काम सिर्फ हाथों से तो हो सकता है, इसलिए एक ही हाथ से वो डॉल को लाने की कोशिश करेगा। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो काम ये हर एक चीज लगा करके हाथ पैर लगा के करता था, अब ये सिर्फ एक हाथ से वो कंप्लीट कर पा रहा है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटरकनेक्टेड इंटीग्रेशन, यानी कि हर एक चीज का इंटीग्रेशन है। अगर आपको एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना है तो उसका क्या होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सभी को इंटीग्रेट एक साथ मिला करके बाद ही बनता है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सभी का इंटर रिलेशन है। देखिए जब तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है और अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, अगर इमोशनल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होगा तो सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है तो फिर आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब हर एक डेवलपमेंट चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर कोई एक नहीं होता है तो दूसरा भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट आता है सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। सेफालोकॉर्डल टेंडेंसी क्या होता है, जब अगर हम एक इंसान की बात करें, ठीक है, कोई भी इंसान हो, सेफालोकॉर्डल का मतलब होता है डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फीट, ठीक है। हेड टू फिट डायरेक्शन में जब ग्रो करता है या फिर डेवलप करता है उसको हम सेफालोकॉर्डल कहते हैं। यानी जो डेवलपमेंट होगा पहले आपके हेड से स्टार्ट होगा, सिर से स्टार्ट होगा, धीरे 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 डेवलप हो करके वो नीचे पैर तक आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी कि पहले सेंटर में स्टार्ट होगा डेवलपमेंट, देन आउटर पार्ट्स को जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आउटवर्ड्स जाएगा। सेंटर टू आउटवर्ड्स और सेंटर टू पेरीफेरी हम कहते हैं इसको, ठीक है। सेफालोकॉर्डल हेड टू फिट डेवलपमेंट आएगा, हेड से स्टार्ट होगा फिट तक आएगा, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर से स्टार्ट होगा और आपका आउटवर्ड्स जाएगा, ठीक है। देन प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कि डेवलपमेंट का पैटर्न इतना कॉमन है कि हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे ये होने वाला है। अगर बच्चा अभी क्रॉल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 1-2 महीने के बाद वो थोड़ा खड़ा होना सीखेगा। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए हमारा जो
मतलब क्रोनोलॉजिकल एज में अगर देखें कौन से एज को क्या कहा जाता है, ये होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला स्टेज है बर्थ टू 2 इयर्स, जन्म से लेकर के 2 साल तक जो पीरियड होता है इसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। 3 से 6 साल को हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। बेसिकली 3 से 12 साल तक जो है ना 3 to 12 इसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड कहते हैं। लेकिन इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, 3 to 6 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड, 7 to 12 ईयर्स लेट चाइल्डहुड। उसके बाद 13 आ जाता है, टीन मतलब टीन एज, 13 to 19, टीन मतलब टीन एज, और टीन एज जहाँ पे आता है इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। 13 to 19 को एडोलेसेंस कहते हैं। उसके बाद 20 आ जाता है, 20 to 40 जो है ये यंग एडल्टहुड होता है। उसके बाद 40 to 60 मैच्योर और मिडिल एडल्टहुड होता है। देन अबव 60 लेट एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज कहलाता है। ये हो गया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप ये सब समझ में आ रहा है। जब हम एमसीक्यू करेंगे और भी डिटेल में इसको डीप क्वेश्चंस लाएंगे तब आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ये स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट थे, मैंने क्यों यहाँ पे लिखा, ठीक है। चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है जो कि मतलब कॉन्टिन्यूसली लगता रहता है, चलता रहता है। तो अगर हम सभी फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हर एक बच्चे का हर एक ईयर में देखेंगे तो बहुत ही लंबा लिस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको अपने स्टेज वाइज मैंने कर लिया है एडोलेसेंस तक, क्योंकि एडोलेसेंस तक इंपॉर्टेंट है। एडल्टहुड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछेगा बर्थ टू एडोलेसेंस तक, ठीक है। तो इसलिए बर्थ टू एडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल क्या होता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बर्थ टू 2 ईयर में जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। आपको पता है कि बच्चा अपना पैर हाथ हिलाता रहता है और उसी से वो रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है। देन कैन सिट, मतलब जब 1 साल 1.5 साल हो जाएगा फिर वो बैठना सीखेगा और धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीखेगा, ठीक है। मिट्टी में या फिर वो कहीं पे भी आप उसे सुला दो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा अपने पेट से। उसके बाद वॉक करेगा, धीरे धीरे वॉक करने की कोशिश करेगा, स्टैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब करेगा बर्थ टू 2 ईयर्स में। सोशल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइजेस हिज और हर पेरेंट्स और केयर टेकर्स। ये केयर टेकर के साथ और अपने पेरेंट्स को सोशली वो समझ पाएगा कि हाँ ये अपने हैं, ये इन पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली अटैच टू पेरेंट्स, क्राई फॉर बेसिक नीड। यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए तो वो रोते हैं, रोने से उन्हें पता है कि रोने से हमें यहाँ पे अफेक्शन मिलता है, कोई हमें उठा लेता है अपने गोदी में, फिर हमें जो मांगता है वो मिल जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है दिमागी स्तर पे, ये तो दिमाग ज़्यादा डेवलप है हुआ नहीं लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में रह जाता है। इमिडिएटिंग अदर्स, दूसरे जो करते हैं ना फ़ोन कान में दे करके हेलो कहते हैं, तो ये भी फ़ोन को लेकर के अपना वो हेलो बोलेंगे, ठीक है। डिस्टिंग्विशेस कलर एंड शेप, कलर को पता चलेगा कि ये कलर अच्छा है वो कलर अच्छा नहीं है। कलर का नाम पता हो ना हो लेकिन वो कलर चूजी होते हैं, इसलिए उनको जो पजल वाला जो भी चीज़ें हम देते हैं वो कलरफुल चीज़ें देते हैं। शेप भी समझ में आ जाएगा कौन सा राउंड है कौन सा नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है वो उसको पकड़ के लेके जाएंगे। नेक्स्ट है 2 to 12 ईयर यानी जो चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड में क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाएगा। अब फाइन मोटर स्किल क्या है, जैसे कि मैंने बताया जनरल टू स्पेसिफिक में होता है। क्या होता है कि आपका जो मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन या फिर आप कह सकते हो कि ड्राइंग बनाना फाइन मोटर स्किल होता है, साइकिल चलाना फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है। टाइपिंग करना फाइन मोटर स्किल होता है, फुटबॉल खेलना फाइन मोटर स्किल होता है। यानी कि जहाँ पे कोई एक हाथ या फिर पैर अपने आप काम करता है और वो भी फ्लुएंटली, पूरा का पूरा बॉडी नहीं चाहिए, आप एक ही मतलब लिम्ब से काम उसको कर सकते हो, इसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। टीथ एरप्ट्स, 2 साल के बाद धीरे धीरे जो आपका जो मिल्क टीथ होता है वो गिर जाता है, फिर आपका जो ओरिजिनल टीथ जो है वो आ जाता है। मास्टर इन सिटिंग, बैठने सीख जाता है, वॉकिंग, टॉयलेट हैबिट सीख जाता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसका डेवलप हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीयर रिलेशन, यहाँ पे दोस्ती करना स्टार्ट करता है। आउटगोइंग मतलब कोई भी काम करेगा, कूदेगा, खेलेगा, ठीक है, बदमाशी करेगा, फ्रेंडली रहेगा दोस्तों के साथ, ओवरली एंथुजियास्टिक, हर काम करने में वो माहिर रहेगा, ठीक है, कोशिश करेगा वो करने के लिए, ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, अटैच टू फैमिली एंड पीयर, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इमोशनली वो अटैच रहेगा। गेट्स अटैच टू मटेरियल ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है बचपन में हम
ट्रक्स वगैरह में खेलते थे, डॉल्स वगैरह में खेलते थे, तो उसके साथ अटैच हो जाते थे इमोशनली। गेट्स इमोशनल, रो देते थे अगर बचपन में रोए आप होंगे बहुत, ठीक है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप रो रहे हो, अभी अगर आपको चॉकलेट या फिर कोई लेस पैकेट वगैरह दिया जाता है, चिप्स वगैरह, तो आप रोना बंद कर देते हो, हंस लेते हो। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आपका सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका डेवलप हो जाता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि किसके कारण मुझे मार पड़ी आज। मार पड़ी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था, इसलिए इफेक्ट भी पता होता है, कॉज भी पता होता है। वोकेबलरी डेवलप हो जाता है, आप वर्ड्स सीखना स्टार्ट कर देते हो, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे कि आपके रीजनल लैंग्वेज में, आपके नेशनल लैंग्वेज में, या फिर कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी आप सीखते हो 12 ईयर्स तक, ठीक है। एबल टू डिस्क्राइब वर्ल्ड अराउंड देम, दुनिया भर में जो चीज़ें हैं आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, हमारे गांव के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बारे में, जो हम ऐसे राइटिंग करते हैं ना कि बचपन में रेनी सीजन या फिर पूजा वैकेशन, इसके ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सब एबिलिटी यहाँ पे डेवलप हो जाता है। देन लास्ट आता है 13 to 19 यानी टीन एज, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ए फुल बॉडी ऑफ ए बॉय और गर्ल, यानी कि टीन एज में 13 to 19 में आपको पता है बहुत ही एक स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसको कहा जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की का फुल बॉडी डेवलप हो जाता है जैसा भी होना चाहिए। मसल एंड हेयर डेवलप भी हो जाते हैं, मैच्योरिटी आता है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो आपको मतलब क्या कहते हैं, ये क्रिटिकल स्टेज होता है ना कि यहाँ पे बच्चा बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो जाता है कि इसको फ्रीडम दे दें, या भी बहुत छोटा नहीं है जिसको हम मतलब चॉकलेट दे के समझा सकते हैं। तो ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। देन सोशल डेवलपमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आ जाता है, अपना रोल निभाता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। देन सोशल रिलेशन मेंटेन करता है दूसरों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। पीयर प्रेशर डेवलप्स, पीयर दोस्ती तो करता है लेकिन पीयर प्रेशर यानी जो रैगिंग होता है, कोई किसी को चिढ़ा देता है तो दिमाग में ले जाते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं, उसमें पीयर प्रेशर डेवलप हो जाता है। इंटरेस्टेड इन ऑपोजिट सेक्स, यानी कि अपने दूसरे मतलब अगर बॉयज़ को अगर देखा जाए तो गर्ल्स के थ्रू अट्रैक्टेड होते हैं गर्ल्स से, और गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बॉयज़ इस एज में, ठीक है। देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, इमोशनल बॉन्डिंग विथ ऑपोजिट सेक्स, अगेन इसको हम कहते हैं ना कि टेंडर लव डेवलप हो जाता है कि वो बोथ आर इमोशनली अटैच्ड। देन सेंसिटिव टुवर्ड्स इमोशन, बहुत सेंसिटिव होते हैं इमोशन के थ्रू, ठीक है। इस टाइम में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे किस्से कि कैसे वो इमोशनल हो जाते हैं और सुइसाइड कर लेते हैं, ये सारे केसेस आपको पता ही हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगा, कोई भी चीज़ आप अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स आइडियाज आप में आ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपका डेवलप हो जाएगा, क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगा, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एडोलेसेंस में। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज एमसीक्यू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होने वाले हैं, एंड दिस क्लास विल कंटिन्यू एंड वी विल ट्राई टू एंड अप बाय 20 और 22, राइट। तो हम कोशिश करेंगे 22 या फिर 23 के अंदर ही हम इसको खत्म करें, उसके बाद हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होगा, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट होगा। चलिए आंसर करते चलिए। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? इवन पावलोव, E.L. थॉर्नडाइक, विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स। पॉज करके आंसर कीजिएगा। चलते हैं हम आंसर देखने। इसका आंसर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दिया था। सेफालोकॉर्डल टेंडेंसी इन डेवलपमेंट मीन, सेफालोकॉर्डल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फीट, डेवलपमेंट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। क्या होगा सेफालोकॉर्डल टेंडेंसी? अभी मैंने बताया था। पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना ऑप्शन का आंसर लिखिए ज़रूर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फिट। हेड टू फिट होता है सेफालोकॉर्डल, और सेंटर टू पेरिफेरी होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन, किसने कहा था? विल्हेम वुंट, इमैनुअल कैंट, जेबी वॉटसन, वुडवर्थ। बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स, इन दोनों ने कहा था ये कॉन्शियसनेस का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज डू द चाइल्ड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग किस स्टेज पे बच्चे का डेवलप होता है? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल अडल्टहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस।
कब डेवलप होता है, अभी मैंने पढ़ा है, पॉज करके आंसर जरूर कीजिएगा। इसका आंसर है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू एजुकेशन। रिलेशन टू एजुकेशन यानी शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा एक कर्तव्य नहीं है साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान का। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लर्निंग थ्योरीज, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, हेल्प्स इन एड्रेसिंग सीवियर हेल्थ इश्यूज, हेल्प्स इन डेवलपिंग करिकुलम। बताइएगा आंसर, पॉज करके जरूर थोड़ा सा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर है हेल्प्स इन एड्रेसिंग सीवियर हेल्थ इशू। हेल्थ इशू अगर सीवियर हो तो इसको एड्रेस करने के लिए साइकोलॉजी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो होता है ना कि रेमेडीज या फिर आपका जो क्या कहते हैं उसको, जब आपका रिहैबिलिटेशन होता है बच्चों का, थोड़ा बहुत उसमें मदद कर सकता है, लेकिन अगर सीवियर होता है तो साइकोलॉजी इसमें कोई मदद कर नहीं सकता है, इसीलिए इसको ये एक फंक्शन नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए। द वे यू एक्ट डिसाइड्स द गोल यू विल अचीव। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, उसी से डिसाइड होता है कि आप कहाँ तक जाओगे, किस हद तक जाओगे, या फिर कौन सा गोल आप अचीव करोगे। ठीक है, फ्रॉम एडुचेंट्स, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास seems helpful to you. Thank you again.